एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आरक्षण विरोधी आंदोलन सवर्णों का षड्यंत्र है। आरक्षण विरोधी आंदोलन वादे तोड़ने की साजिश है और वादा खिलाफी करने वालों को सबक सिखाना ही होगा। ऐसा क्यों कहा था बहन कुमारी मायावती जी ने, बताऊंगा मैं वीरेंद्र सिंह। एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज बाबा साहेब कांसीराम, बहन कुमारी मायावती, स्वाभिमान और बसपा, किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने लंबे समय तक आरक्षण के समर्थन में सम्मेलन किए, बहुत सारे धरने प्रदर्शन किए। आज उसी कड़ी में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसी ने वादे किए थे कि सरकार में आने के बाद हम आरक्षण का कोटा पूरा करेंगे, मंडल कमीशन लागू करेंगे। लेकिन जब ऐसा लंबे समय तक नहीं हुआ तो बहुजन समाज पार्टी ने 26 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक लगातार धरना और आरक्षण समर्थक प्रदर्शन किए, धरना किया लगातार बोट क्लब पर दिल्ली में, और 3 दिन लगातार ये धरना चला। उसके बाद 29 दिसंबर को पटेल चौक पर संसद भवन के सामने बहुत विशाल प्रदर्शन करके सरकार की कथनी और करनी में जो अंतर था उसके प्रति अपना रोष प्रकट किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार द्वारा चुनाव से पूर्व 85% लोगों के लिए किए गए वादे पूरे करने की मांग की थी। बीपी सिंह, अपनी नीयत साफ करो, मंडल रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा करो वरना कुर्सी खाली करो। इस तरीके से नारे लगाए गए, मांगे की गई। और आपको ये भी ध्यान होगा कि जब बहुजन समाज पार्टी ने आरक्षण समर्थक सम्मेलन और आंदोलन, धरने प्रदर्शन शुरू किए थे पूरे देश में, तो फिर इन षड्यंत्रकारी मनवादी लोगों ने आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरू करवाया था अपने लोगों से, जिसमें जनता दल, कांग्रेस और बीजेपी सभी की मिलीभगत थी। तो उस आरक्षण विरोधी आंदोलन का जवाब देने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने फिर आरक्षण के समर्थन में ये कार्यक्रम बनाए। 29 दिसंबर को ही जब पार्लियामेंट का अंतिम दिन था सत्र का, तो पटेल चौक पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए मान्यवर साहब कांसीराम ने कहा कि हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं कहना है। हमें सिर्फ कि जो सरकार ने चुनाव से पूर्व जो वादे किए थे, अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, उन्हीं को पूरा करना है। खासकर दबे कुचले समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए जो वादे किए थे और उन वादे करके उनके वोट लूट लिए थे, तो वो वादे पूरे करने हैं। इसमें हमारी तरफ से कुछ नहीं था। तो हम देश में बेमतलब चलाए जा रहे, साहब कांसीराम ने कहा, देश में बेमतलब चलाए जा रहे आरक्षण विरोधी आंदोलन के खिलाफ खड़े हुए हैं। आरक्षण पूरा नहीं किया गया है, सरकार ने उसे पूरा करने का वादा किया था। पिछड़े वर्ग की बात थी मंडल कमीशन लागू करने की, वो भी पूरा नहीं हुआ है। तो ये चीज तो चुनाव से पहले जनता पार्टी ने सभी सभाओं में कही थी और अपना घोषणा पत्र में लागू की थी। लेकिन सरकार सत्ता में आने के बाद टाल मटोल कर रही है लगातार। ये सब जो है और ये आरक्षण विरोधी आंदोलन चलाया है, ये सिर्फ सरकार की टाल मटोल करने की, बहानेबाजी की नीति है और इसके अलावा कुछ नहीं है। यही भूमिका है।
साहब ने कहा कि यहां तक राष्ट्रपति ने भी, जब पहला सत्र जनता पार्टी की सरकार का, जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था, अभिभाषण, राष्ट्रपति ने भी इस बात को कहा था कि आरक्षण का कोटा पूरा किया जाएगा, मंडल कमीशन को लागू किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछड़ों का वोट लूटकर सरकारें अपने वादे से मुकरती रही हैं। और जब साहब कांशीराम ने कहा कि जब हम नहीं थे, मतलब जब बीएसपी नहीं थी, तो 42-43 साल तक कांग्रेस इनके वोट लूटती रही इन्हीं कामों पे और वादे तोड़ती रही, वादे कभी पूरे नहीं किए। तो साहब कांशीराम ने क्या, यदि उन्होंने वादे तोड़ने की कोशिश की पुनः, तो फिर सरकार भी टूटेगी, इतना निश्चित है। ये वार्निंग साहब कांशीराम ने बीपी सिंह की सरकार को दी। बीपी सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। और ये भी कहा कि अपने हुकूक के लिए, अपने अधिकारों के लिए हम सड़कों पर उतरे हैं और जब तक ये सरकारें मांगे पूरी नहीं करेगी, हम आराम से बैठने वाले नहीं हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने आरक्षण समर्थन का बिल, ये कहा संसद में कि आरक्षण समर्थन बिल कल्याण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने रखा, तब कहा था कि आरक्षण नीति के साथ नीति भी सीएफ आनी चाहिए। बहन कुमारी मायावती ने कहा कि यदि सर्वश्री पासवान, देवीलाल, चंद्रशेखर, बीपी सिंह अपनी अपनी नीयत साफ कर लें, तब कहीं भी आरक्षण विरोधी हिंसा नहीं भड़क सकती, क्योंकि ये आरक्षण विरोधी जो आंदोलन था, इन सब की इनके पीछे चाल थी। तो इस तरीके से डायरेक्ट ये कर नहीं सकते थे, इसलिए आरक्षण विरोधी मुहिम अपने लोगों के द्वारा चलाई जा रही थी। और इसलिए बहन कुमारी ने, मायावती ने ये इनको वार्निंग दी, चेतावनी दी कि अब हम सड़कों पर उतर आए हैं इसके लिए, और आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। और बहन जी ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकार मांगे नहीं जाते, छीने जाते हैं, और उसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। हम बीएसपी के माध्यम से अपने हक, हकूक और अधिकार लेकर के रहेंगे। इसके बाद 42वीं वर्षगांठ पर बहुजन समाज पार्टी ने आजादी की 42वीं वर्ष पर करोल बाग में एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक आंदोलन की पहली सालगिरह का आयोजन किया था, जिसमें बहन जी ने कहा कि अंग्रेजों की हुकूमत में बहुजन समाज डबल गुलाम था। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, लेकिन जो बहुजन समाज के लोग थे उन्हें आजादी नहीं मिली, मनुवादियों के चंगुल से उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की समाज व्यवस्था का गहन अध्ययन किया और उन्होंने इस नतीजे पर पहुंचे कि अंग्रेजों के जाने के बाद बहुजन समाज के लोगों को ये मनुवादी सरकारें आराम से उनके हक, हकूक, अधिकार देने वाली नहीं है। तो ये शोषण चक्र हमेशा चलता रहेगा। इसके बाबा साहब ने दबे कुचले समाज को ये सोच करके कि कैसे इनकी बिगड़ी बात बनेगी, बाबा साहब ने जिंदगी भर कड़ा संघर्ष करने के बाद एक वोट का अधिकार इस देश के सभी लोगों को दिलवाया। इसमें गांधी एंड कंपनी, कांग्रेस एंड कंपनी ने भारी विरोध किया था कि वोट का अधिकार सबको नहीं मिलना चाहिए। वो चाहते थे कि सिर्फ 3 तरीके के लोगों को वोट का अधिकार मिले। पहला जो पढ़ा लिखा हो, ग्रेजुएट हो, दूसरा जो इनकम टैक्स देता हो, तीसरा जो जमींदार हो। तो अगर ये क्राइटेरिया रखे जाते तो उस समय तो छोड़ दीजिए, ये 1932 की बात है। आज भी अगर ये 3 शर्तें रख दी जाएं तो शायद देश के 60-70% लोगों को आज भी वोट का अधिकार मिलने वाला नहीं था। तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजों से बहुत कड़ा संघर्ष करने के बाद ये एक वोट का अधिकार दिलाया था। और एक वोट सबका एक वोट, सबके एक वोट की कीमत 1, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।
ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा आदमी है उसके वोट की कीमत 10 हो जाए 20 हो जाए, हर एक का वोट एक और हर एक के वोट की कीमत एक। तो इस तरीके से बाबा साहब ने ये अधिकार दिलाया हमें। और बाबा साहब का कहना था कि जिस समाज को शिक्षा धन अर्जित करने का अधिकार ना हो मन व्यवस्था में, तब शर्तें पूरी कैसे कर सकता था, जो शर्तें रखी थी। इसलिए अंग्रेजों से बाबा साहब ने इस तरीके से संघर्ष करके ये अधिकार हमें दिलाया था। हमें उस अधिकार, हमें जो उसका अधिकार मिला था, वोट के जो अधिकार मिला था, उसकी कीमत को सही समझना है, उसका सही इस्तेमाल करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। और बाबा साहब ने संविधान राजेंद्र प्रसाद को देते हुए उस वक्त ये भी कहा था कि मैंने संविधान में सबको हित का ध्यान में रखे बनाया है। अगर संविधान को लागू करने वालों की नीयत ठीक नहीं होगी तब ये संविधान किसी का भला नहीं कर सकता। हमने देखा है कि अंग्रेजों के जाने के बाद जिनके हाथों में सत्ता आई उनकी नीयत ठीक नहीं रही। तो इस तरीके से बाबा साहब ने सामाजिक चेतना के साथ साथ में राजनीतिक चेतना भी पैदा की थी। जो वोट का अधिकार दिलाया था वो राजनीतिक चेतना के लिए दिया था। और उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का भी खाका तैयार कर दिया था। लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद जिन नेताओं पे बाबा साहब ने भरोसा किया था उन्होंने बाबा साहब के मिशन को बेच दिया, बाबा साहब को धोखा दिया। कोई कांग्रेस में चला गया, कोई बीजेपी में चला गया, नाम बताने की मैं जरूरत नहीं समझता। तो इस तरीके से लंबे समय तक कांग्रेस ने शोषण किया। लेकिन जब जनता पार्टी की 1977 में जब चुनाव हो रहा था तो जनता पार्टी ने ऐसा भरोसा दिलाया कि जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जगजीवन राम के नाम पे इन बहुजन समाज के लोगों ने, अनुसूचित समाज के लोगों ने सारे वोट जो है जनता पार्टी की झोली में डाल दिए। और जब जनता पार्टी की सरकार बन गई, जब प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो जगजीवन राम को जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं इस तरीके से फेंक दिया गया और कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। इस तरीके से बार बार इन मजलूमों के साथ, सुस्तों के साथ धोखे होते रहे, इनके वोट लूटे जाते रहे। आगे 1 जनवरी 1990 को बहन कुमारी मायावती ने कहा कि आरक्षण विरोधी आंदोलन जो है सवर्णों का षड्यंत्र है ताकि व्यवस्था के तहत इस देश के मूल निवासियों को गुलाम, लाचार, हताश, मजबूर रहकर जीने को विवश किया जा सके ताकि वे स्वाभिमान से, इज्जत के साथ अपनी जिंदगी बसर ना कर सकें। तो इस तरीके से जो आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा था, बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि ये जो सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन की लड़ाई है ये बहुत सारे महापुरुषों ने लड़ी है अपने अपने समय पे, अपने अपने तरीके से। और हमें उन सबको ध्यान में रखना चाहिए। जब वो लड़ाइयाँ लड़ी गई तभी से इन मनुवादियों में उथल पुथल पैदा हो गई। खासकर जब ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज और बाबा साहब ने ये सामाजिक लड़ाई लड़ी, हक हकूक अधिकार मिलने लगे तो उनके अंदर उथल पुथल शुरू हो गई। लेकिन इस परिवर्तन की जो चिंगारी लगाई थी उसे ये रोक नहीं पाए, रोक नहीं सके। बाबा साहब ने निरंतर जिंदगी भर इन मनुवादियों से, ब्राह्मणवादियों से, जातिवादियों से पग पग पर टकराते गए। हमेशा पग पग पर संघर्ष करना पड़ा, तब कहीं जाकर हमें ये वोट का अधिकार, ये आरक्षण का अधिकार मिला। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अगर हम पिछड़े वर्ग की बात करें तो बहन कुमारी मायावती ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के लोग गांधी एंड कांग्रेस के झांसे में आकर के, उनके बहकावे में आकर के भारी तादाद में गुमराह हुए थे। खासकर 1932 में जब उनको हक हकूक मिलने की बात थी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने
ये समझ के कि जब इनको अपने अधिकारों की याद आएगी, उसके लिए कुछ करना चाहेंगे तो उनके पास कोई चारा नहीं होगा। इसलिए जब संविधान लिखा तो बाबा साहब ने अनुच्छेद 340 की व्यवस्था की थी इन पिछड़े समाज के लोगों के आरक्षण के लिए। इस तरीके से अब जो संघर्ष चला, खासकर जो आरक्षण विरोधी संघर्ष चला, तो बहन कुमारी मायावती ने कहा कि इस आरक्षण को सभी पार्टियों ने केवल एक वोट की राजनीति में तब्दील कर दिया है। ये देना कुछ नहीं चाहते। जब जब चुनाव का मौका आता है, ये सारी पार्टियों के लोग अपने घोषणा पत्रों में, अपने भाषणों में आरक्षण और इनके हक हकूक की बात करके, वादे करके इनके वोट लूट लेते हैं। लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं, आने के बाद फिर ये कुछ नहीं करते। और इसके लिए बहन कुमारी मायावती ने कहा कि ये बहुजन समाज के, अनुसूचित जाति के, पिछड़े वर्ग के वोटों को लूटने के लिए इन्हीं वर्गों के चमचों की सहायता लेते हैं। उन चमचों को लालच दे करके वही समाज के वोट इनकी झोली में डालने का काम करते हैं। और पूछ उन चमचों की भी नहीं होती चुनाव के बाद। चुनाव के बाद उन चमचों के, वो चमचे जो है नेताओं के चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत टुकड़ा डालते रहते हैं ताकि वो पूंछ हिलाते रहें। तो इन चमचों से, गद्दारों से सावधान रहने की जरूरत है। उस समय कहा था बहन जी ने, लेकिन आज भी जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी की ताकत बढ़ी है, उस समय तो चमचे कम थे, लेकिन आज की तारीख में लाखों की तादाद में चमचे इन मनवादी पार्टियों ने पैदा कर दिए हैं। इन चमचों से सावधान रहने की जरूरत है। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने बताया, खासकर पिछड़ों के बारे में भी बताया कि किस तरीके से काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट बनी, उसे रद्दी भी टोकरी में डाल दिया। लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने वादा किया था कि काका कालेलकर की आयोग को रिपोर्ट को लागू करेंगे। लेकिन जब लागू करने की बात आई तो फिर उन्होंने बदनीयत से एक मंडल कमीशन बिठा दिया। दूसरा मंडल कमीशन 1978 में बैठा, उसकी रिपोर्ट भी आ गई और 1980 में ये सरकार चली गई। ये सरकार ने वो मंडल कमीशन को लागू नहीं किया। उसके बाद बीपी सिंह की सरकार आती है। बीपी सिंह की सरकार में भी मंडल कमीशन के लिए ये सब कुछ किया गया, लेकिन बीपी सिंह ने भी आराम से लागू नहीं किया। उसके बाद 9 जनवरी 1990 को बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि वादा खिलाफी करने वालों को सबक सिखाना ही होगा। वादा खिलाफी कौन सी? खासकर आरक्षण और मंडल कमीशन को लेकर जो वादा खिलाफी थी, तो उसको करना होगा। जब ये मीटिंग हो रही थी छतरपुर में, उस समय इतने लोग पहुंचे हुए थे, उससे घबराकर इन आरक्षण विरोधी लोगों ने मीटिंग पे जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, वहां पथराव करा दिया ताकि मीटिंग ना हो सके। और शासन प्रशासन ने पूरा इंतजाम किया कि जहां भी नीले झंडे लगे, गाड़ी, ट्रैक्टर, बस या जो भी आ रहे थे, उनको शहर में नहीं घुसने दिया। जहां लोग पहुंच न सकें, जो पैदल भी आ रहे थे, उनकी भी रास्ते में ठुकाई पिटाई की गई थी। जो साइकिलों से पहुंच रहे थे, उनको भी तंग किया गया। तो इस तरीके से पूरी कोशिश की गई कि ये सभा सफल ना हो। लेकिन जब सभा शुरू हो गई, वहां भारी तादाद में लोग पहुंचे, तो वहां फिर इन उपद्रवियों ने, खास करके जो आरक्षण विरोधी तैयार टीम की गई थी, इन सभी पार्टियों ने, उनके विद्यार्थियों ने वहां जाकर के फिर पथराव किया, मीटिंग डिस्टर्ब करने की कोशिश की, मंच भी उखाड़ दिया गया। तो जब इतना सब कुछ होता रहा, पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया, तब फिर तंग आकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही मोर्चा संभाला और उनकी जब ठुकाई पिटाई करनी शुरू की, जो आरक्षण विरोधी लोग थे, जब उनके ऊपर जब लाठियां पड़नी शुरू हुई, बहुजन समाज पार्टी के जो झंडे, लाठी वाले जो झंडे होते हैं, उन झंडे से तो एक तरफ करके लाठियों से जब इनकी धुनाई शुरू करने की, तब तुरंत पुलिस आ गई। जब वो पिटने लगे, आरक्षण के विरोधी लोग पिटने लगे, तो तुरंत पुलिस आ गई। और इस तरीके से मीटिंग, साहब कांसीराम बोलने के लिए आए,
साहब कांशीराम ने जब बोलना शुरू किया तभी भी कोशिश की गई, तो उस समय फिर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन्हें सबक सिखाया। तो इस तरीके से ये जो घटना घटी, ये एक तरीके से लोकतंत्र का ढिढोरा जो पीटते रहती थी मनवादी पार्टियां, उनके मुख पर कालिख पोत दी गई थी। इस तरीके से इस घटना के पीछे बहन कुमारी मायावती ने बताया कि जनता दल, कांग्रेस, भाजपा सभी मनवादी पार्टियों का समर्थन था, सभी के लोग उसमें थे। उसके बाद 14 जनवरी 1990 को बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि बहानेबाजी वादा तोड़ने का पहला पड़ाव है, कि जब सरकार बनी तो बहानेबाजी करते रहे और बहानेबाजी जो वादे किए हैं उसका जो है पहला वो है सीढ़ी कि हम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से लखनऊ में बहुत विशाल आरक्षण समर्थक रैली को संबोधित करते हुए साहब कांशीराम ने और बहन कुमारी मायावती ने कहा कि सत्ताधारी दल ने अपने घोषणा पत्र में सार्वजनिक सभाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को लागू करने को, कोटा पूरा करने के लिए, मंडल कमीशन लागू करने के लिए वादे किए थे, परंतु सरकार बनने के बाद जनता दल ने वादों के तोड़ दिए। उसके तोड़ने के नए नए बहाने ढूंढते रहते हैं और इसीलिए ये आरक्षण विरोधी आंदोलन उन्हें सबसे बढ़िया बहाना मिल गया, क्योंकि वो कहने लगे कि हम तो साहब लागू करना चाहते हैं लेकिन ये सब देश में ये हो जाएगा। इस तरीके से बहानेबाजी की चीजें रहीं। तो साहब कांशीराम ने ये भी एहसास दिलाया, उनको वार्निंग दी, अपनी शक्ति का एहसास दिलाया कि जब 400 से अधिक सीटों वाली कांग्रेस को हम गिरा सकते हैं तो 100 सीटों वाली जनता दल अल्पमत की सरकार है, उसकी क्या बिसात। ये वार्निंग थी और ये वार्निंग पहले भी साहब कांशीराम कई बार दे चुके थे और आपको ध्यान होगा ये सिर्फ वार्निंग ही नहीं थी, साहब कांशीराम ने वीपी सिंह की कुर्सी को उल्टा कर दिया था। तो इस तरीके से साहब कांशीराम ने यह भी कहा कि हमारे लोगों को फुटबॉल बना के रखा है कि जब एक तरफ से लात पड़ती है तो कांग्रेस में चले जाते हैं, जब कांग्रेस से लात पड़ती है तो जनता दल में चले जाते हैं, जब जनता दल से लात पड़ती है तो भाजपा में चले जाते हैं। तो साहब कांशीराम ने कहा कि अब ये सताए गए उपेक्षित लोगों ने अपना सहारा ढूंढ लिया है, अपनी पार्टी बना ली है, अब बहुजन समाज को फुटबॉल समझने वालों को सबक सिखा सकने की स्थिति में हम पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से साहब कांशीराम और बहन कुमारी मायावती जी ने ये जो आंदोलन चलाया। साहब कांशीराम ने यह भी कहा प्रधानमंत्री वीपी सिंह, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार कांग्रेस की सरकार की तरह से इनकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए वे मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने से कतरा रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने भी कहा कि उप प्रधानमंत्री देवीलाल, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह, श्रम कल्याण मंत्री रामविलास पासवान, जनता दल के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर वगैरह भी आरक्षण के मसले पर इन सब की नीयत साफ नहीं है। मैं यहां बताना चाहूंगा, खास करके पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से मेरा निवेदन करना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज्यादा आंदोलन, सबसे ज्यादा संघर्ष, सबसे ज्यादा सम्मेलन आरक्षण का कोटा पूरा करने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, मंडल कमीशन को लागू करने के लिए सबसे ज्यादा अपनी शक्ति उसमें लगाई थी। लेकिन आज मैं देखता हूं कि वही पढ़े लिखे लोग, वही बुद्धिजीवी लोग सोशल मीडिया पर किंतु परंतु करते रहते हैं, तमाम तरह की भद्दी टिप्पणियां करते रहते हैं। तो उनसे मेरा निवेदन है कि इस संघर्ष को समझें। जो हमें मान सम्मान और पद पैसा प्रतिष्ठा मिला है, आरक्षण जितना भी रहा है, अदरवाइज आरक्षण ये खत्म हो गया होता बहुत पहले। आरक्षण अगर जितना बचा है वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के कारण बचा हुआ है, और जो आगे बचेगा वो भी बहुजन समाज पार्टी के कारण ही बचेगा। अगर बहुजन समाज पार्टी कमजोर होती है तो फिर आरक्षण भी खत्म हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
हालांकि भाजपा की सरकार ने आरक्षण बहुत मामले में तो खत्म कर दिया है, क्योंकि प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं और किंतु परंतु करके कोर्ट के माध्यम से बहुत सारे सैकड़ों हजारों मुकदमे आजकल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। तो हमें पढ़े लिखे लोगों से निवेदन है कि अगर बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो जाएगी, सत्ता शासन में भागीदारी रहेगी, अगर विपक्ष में भी मजबूती के साथ आ जाएगी, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आरक्षण और हमारे हक हकूक छीन सके। इसलिए मेरा निवेदन है, और खासकर नौजवानों से भी, मेरे जैसे लोग तो आरक्षण का फायदा लेकर के नौकरी कर ली, या जो नौकरी जिनको मिल गई है उनकी नौकरी बरकरार रहेगी, लेकिन आगे आने वाला भविष्य जो है वो युवाओं के लिए, खासकर जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने पढ़ाई कर ली है, आरक्षण सब जगह खत्म होता जा रहा है और नौकरी फिर कहीं मिलने वाली है नहीं। जब सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं, प्राइवेट में जाति के नाम पे कोई रखेगा नहीं, और हमारे पास जमीन जायदाद है नहीं गांव में, हमारे पास उद्योग धंधे हैं नहीं, तो समझिए आज के युवाओं को मेरी चेतावनी भी है और मेरा निवेदन भी है कि जो भारी तादाद में गुमराह हो रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ये जो नए नए नेता पैदा किए जा रहे हैं, इनको समझें कि ये कहां से पैदा किए जा रहे हैं, क्यों पैदा किए जा रहे हैं। अगर समय पर नहीं समझ पाए तो ये जो बहुत सारे युवा जो 2 अप्रैल 18 को आंदोलन हुआ था उसमें जेल गए थे, उन पे मुकदमे संगीन धाराओं में लगे हुए हैं, और एक बार कोई मुकदमा लग जाएगा तो फिर जिंदगी भर सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता, प्राइवेट में भी मुश्किल है। तो आप सोचें, युवा वर्ग सोचे कि उनका भविष्य कितना खतरे में है इन नए नए नेताओं के कारण। नए नए नेता लोग असंवैधानिक काम करके, उल्टे सीधे उत्तेजित करके ये कहीं न कहीं उल्टे सीधे काम करते हैं, और सरकार ये चाहती है कि ये उल्टे सीधे काम करें, इनको पकड़ में जेल में बंद किया जा सके, ताकि उनके ऊपर कोई अंगुली भी नहीं उठा सकता कि ये उपद्रव कर रहे थे, इसलिए इनको पकड़ के बंद किया है। फिर घर से भी पकड़ के ले आते हैं। 2 अप्रैल 1918 के केस में ऐसा हुआ था। मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, आसपास के करीब 2-3 हजार लोगों को, जो वहां गए भी नहीं थे, प्रदर्शन में रैली में गए भी नहीं थे, घर से उनको पकड़ के ले जाकर के जेल में बंद कर दिया। मुश्किल से जमानत पे छूटे हैं, संगीन धाराओं में मुकदमे अभी भी चल रहे हैं। तो युवा वर्ग सावधान रहे, इन नए नए जो चमचे और दलाल गद्दार पैदा किए जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के कारवां को रोकने के लिए, उनकी नीति को, नियत को समझें, और बहुजन समाज पार्टी का जो कारवां चल रहा है, आज 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, इसका कोई विकल्प नहीं है, और अगर ये नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार युवा वर्ग लोग होंगे और पढ़े लिखे लोग होंगे। इसलिए सभी से मेरी पुनः अपील है, निवेदन है कि समय रहते हुए हमें जाग जाना चाहिए, नहीं तो समय, आगे आने वाला भविष्य अंधकार में है। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, खुदा हाफिज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।